Hello, Bacha Party. Namaskar, Adab, Sat Shri Akal, and Kim Chu. Welcome to SSP, the finest and the easiest way to learn the concept channel, and the place where you can feel the physics and then you realize that you are in ishq मोहब्बत with physics बच्चा लोग. तो यस चल रहा है ये हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स और फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर हमने एक जो सेक्शन है फ्लूइड मैकेनिक्स का वो पूरी तरह से हमने फिनिश किया. स्टार्टिंग फ्रॉम प्रेशर, पास्कल्स लॉ, डेंसिटी से लेते हुए हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल तक होते हुए विस्कोसिटी तक इसे ख़त्म किए. जेई की रिगार्डिंग अगर मैं बात करूँ तो जो हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स होता है दो कैटेगरी में डिवाइड होता है. पहले में ये जो आपने पढ़ा वो सब कुछ, और दूसरा जो पार्ट होता है वो आता है आपका सरफेस टेंशन. बहुत ही छोटा सा पार्ट है, एक सेगमेंट है, तो हम उसे भी करेंगे. लेकिन हम आगे जाएँ, सरफेस टेंशन के अंदर एंट्री लें, उससे पहले मैं चाहता हूँ कि कुछ और बहुत ही बेहतरीन लेवल के प्रॉब्लम जो आपको हिला करके रख देगा, जो आपके माइंड के अंदर इस चीज़ को ज़रूर निकाल करके सेट कर देगा, इस चीज़ को ज़रूर हटा देगा कि यार फ्लूइड मैकेनिक्स हमें डराता है. ट्रस्ट में बच्चा लोग, ऐसे क्वेश्चन करने के बाद आपको आनंद की अनुभूति होगा, लगेगा भौतिक विज्ञान ही जीवन है. बेशक ये सभी प्राणघाती सवाल हैं, बट ऐसे प्राणघाती सवाल की हमें हैबिट भी होनी चाहिए. और मेरा एक ही मकसद है कि मैं आपको फिजिक्स इस तरह से डील कराऊं और आप फिजिक्स इस तरह से पढ़ें कि आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड जन्म ले. क्योंकि एक बार अगर आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड जन्म ले लेती है, आप क्वेश्चन को देख करके डरते नहीं है, क्वेश्चन को देख करके आपके अंदर ये फील आता है कि यार मैं ये क्वेश्चन कर सकता हूँ, डेफिनेटली कर सकता हूँ, फिर उसका जवाब चाहे जो भी आए वो बात की बात है. लेकिन अगर आपके अंदर ऐसी सोच आ गई कि आई कैन डू दिस क्वेश्चन, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी और मैं समझूंगा, बहुत भाग्यशाली मानूंगा अपने आप को कि आपको जो है फिजिक्स के साथ अब इश्क मोहब्बत होना स्टार्ट हो गया है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चा लोग. ओके बच्चा, तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के क्लास का, जो कि आपका टॉपिक होने वाला है एडवांस लेवल प्रॉब्लम. फ्लूइड मैकेनिक्स की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये एडवांस लेवल प्रॉब्लम. तो चलिए हम बात करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर कुछ अच्छी वैरायटी के प्रॉब्लम्स. तो मैं स्टार्ट करूंगा जो कि प्रीवियस क्लास में हमारा टॉपिक था, वहाँ के कुछ क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं. उसके बाद फिर पीछे के टॉपिक सबका मिक्सचर करके हम एक बार ये वाला जो वीडियो रखेंगे बच्चा लोग. इसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम की चर्चा करेंगे और उन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें भी सीखेंगे. ठीक है, तो वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, वीडियो को मिस मत करना. और जो भी बच्चे पहली बार देख रहे हैं मैं उनसे जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू press the bell icon to be updated by the latest video lecture from this channel. एंड साथ ही साथ बच्चा लोग, आपको अगर हमारे प्रीवियस वीडियोस देखने हैं तो अपने मोबाइल के स्क्रीन को कहीं पे भी टच करो. यू विल सी कि यहाँ पर एक छोटा सा सिंबल आई दिखाई देगा. उस आई पे जैसे ही आप टच करेंगे तो हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट आपको दिखाई देने लग जाएंगे और मेरे जो प्रीवियस अपलोडेड वीडियोज़ हैं वो भी आपको दिखेंगे. तो आप आसानी से जो है इस चीज़ को भी कर सकते हैं. चलिए, तो की पॉइंट्स तो आज मैं नहीं लिख रहा बिकॉज आई एम नॉट टेकिंग एनी कॉन्सेप्ट. पहला सवाल जो है वो मैं आपको पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, नोट भी करिएगा, क्योंकि अगर आप ध्यान से सुनेंगे, नोट करेंगे तो आप सवालों को अच्छे से डील कर पाएंगे. और जब भी मैं क्वेश्चन में कहूँ कि बच्चा थोड़ा सा आप खुद से सोचिए, तो प्लीज़ वीडियो को वहाँ पर रोक करके बच्चा ट्राई करना, एक बार खुद से प्रयास करना. तो इससे क्या होगा कि आपके अंदर ये क्षमता, जो एबिलिटी आनी चाहिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाली एबिलिटी जो डील करने की मैं बार बार बात कर रहा हूँ, वो ज़रूर आएगा. और मेरा एकमात्र लक्ष्य यही है बच्चा लोग कि आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए फिजिक्स सब्जेक्ट को देखते ही. चलिए, तो क्वेश्चन ये है कि अ प्लेट ऑफ एरिया 2 मीटर स्क्वायर इज मेड टू मूव हॉरिजॉन्टली विद अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड. प्लेट ऑफ एरिया, एक प्लेट है जिसकी एरिया 2 मीटर स्क्वायर है, is made to move horizontally with a speed of 2 meter per second by applying a horizontal tangential force over the free surface of a liquid. तो एक सरफेस है लिक्विड का, ऐसा समझिए कि मान लो कि एक सरफेस है लिक्विड का, वो कहीं पर है, वो मैं उसको आपको नहीं कर रहा डिस्कशन, बट ये लिक्विड का एक सरफेस है, जूम करके आप देख रहे हैं. ठीक है, ऐसा मानिए. अब इसके ऊपर एक प्लेट है, राइट, ये हमारी प्लेट हो गई. इस पर आपने हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया, टेंजेंशियल फोर्स बच्चा. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय टेंजेंशियल फोर्स? टेंजेंशियल फोर्स का मतलब है कि पैरेलल फोर्स जो कि सरफेस के साथ लग रहा है, बराबर, जिसकी वजह से इसकी जो वेलोसिटी हो गई वो 2 मीटर पर सेकेंड हो गई. इसमें भी कोई खास बात नहीं है. चलो, वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड नहीं, वेलोसिटी नहीं, हाँ वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है. और साथ ही साथ ये जो एरिया है बच्चा वो 2 मीटर का स्क्वायर है. ठीक, ओके. सवाल ये कहता है कि इफ़ द डेप्थ ऑफ द लिक्विड इज़ 1 मीटर, ये देखिए डेप्थ ऑफ द लिक्विड, ये दैट इज़ 1 मीटर. डेप्थ ऑफ द लिक्विड इज़ 1 मीटर एंड द लिक्विड इन कॉन्टैक्ट विथ दैट इज स्टेशनरी. अच्छा, ये लिक्विड जिसके साथ है ना यहाँ पे, वो स्टेशनरी है, मतलब लिक्विड नहीं चल रहा, लिक्विड के ऊपर का जो सरफेस है वो चल रहा है.
राइट जैसे आप समझ लीजिए कि शहद का कुछ अमाउंट गिरा हुआ है और उसके ऊपर आपने कुछ भी कोई भी ऑब्जेक्ट रखा, उस ऑब्जेक्ट को आप खींच रहे हैं, काइंड ऑफ सिचुएशन ऐसी है। आपसे यहाँ पर ये कहता है बच्चा कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज 0.01 पॉइंट टू बी नोटेड, कि यहाँ पर जो कहता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दैट इज 0.01 पॉइस, दैट मीन्स मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया कि अगर पॉइस दिया रहे तो समझ जाइए कि वो किस में बात कर रहा है, एसआई की सीजीएस। यस बच्चा लोग, ये सीजीएस में है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप सीजीएस के अंदर ये कोएफिशिएंट है तो सभी को सीजीएस कर दीजिए या फिर इसे मीटर में बदल दीजिए। इसके लिए आपके पास इक्वेशन होना चाहिए, तो आप आसानी से कर सकते हैं। अच्छा, अब बोलता है फाइंड द टेंजेंशियल फोर्स नीडेड टू मूव द प्लेट। इस प्लेट को मूव करने के लिए कितना फोर्स आपको लगाना पड़ सकता है, उसमें पहले से यहाँ पर फोर्स लिखा हुआ है, क्वेश्चन मार्क था, ये हमारा टास्क है। अब आप सोचिए कि ये एक तरह का लैमिनार फ्लो ही तो हुआ, और लैमिनार फ्लो के अंदर अगर मुझे किसी बॉडी को घुमाना है, मैं याद करो बच्चा लोग, चलाना है नॉट घुमाना। अगर मुझे किसी चीज़ को चलाना था तो मैंने आपको एक घी वाला एग्जाम्पल दिया था कि अगर 5 किलो का घी है, 50 किलो का घी है, तो जाहिर सी बात है 5 किलो के घी के अंदर जो विस्कस फोर्स है वो अलग अमाउंट का होगा। एंड इन द केस ऑफ 50 kg ऑफ देसी घी, बाबा पतंजलि का घी जो भी मान लो यार, प्रमोशन नहीं कर रहा, ठीक है, आ गया ऐसे ही दिमाग में, तो जाहिर सी बात है उसके अंदर फोर्स ज़्यादा होगा। तो अगर मान लीजिए कि 5 kg के अंदर जो अंदर ही इंटरनल अपोजिट करने वाला जो फोर्स है, विस्कस फोर्स है, वो 100 न्यूटन का है, एंड यू आर अप्लाइंग सम फोर्स ऑफ 50 न्यूटन, विल दैट पोर्शन ऑफ घी मूव? नहीं, बिकॉज 100 न्यूटन तो मिनिमम है यार, आप उससे नीचे जाएंगे तो वो खिसकेगा ही नहीं। जैसे कोई बॉडी सरफेस पे रखी हुई है, उस पर हमने निकाल लिया एफएस मैक्सिमम, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, और आप अगर उस फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से नीचे जाते हैं तो क्या होगा, वो मूव नहीं करेगा। बट अगर आप उससे ऊपर जाते हो तो फिर वो क्या करेगा, मूव करेगा, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर भी हो जाती है। तो अभी अपने को आइडिया आ जा रहा है कि एफ वास्तविकता में है क्या। तो एफ की जो वैल्यू फॉर्मूला होता है डायरेक्टली F इज इक्वल टू नीटा ए डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स। याद करिए, इसको हमने क्या बोला था, इसको हमने कहा था विस्कस फोर्स, डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स को हमने कहा था अपना वो यार वेलोसिटी ग्रेडियंट, और ए इज बेसिकली द एरिया। अच्छा, तो नीटा की जगह पर 0.01 मतलब समझे, मैं सीजीएस में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ, एरिया टू 10 टू द पावर 2 का स्क्वायर 100 सेंटीमीटर। उसके बाद डेल्टा वी बच्चा, डेल्टा वी क्या लेंगे, डेल्टा वी का मतलब हुआ यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, 0 है, और यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, v है, तो ये हुआ v माइनस 0 यानी कि 2 डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस डिवाइडेड, मतलब आप यहाँ याद करिए डेरिवेशन कराया था तो ये x था, ये x प्लस डेल्टा x था, तो बेसिकली डेल्टा x कितना हुआ, डेल्टा x हो गया 0, ये x प्लस डेल्टा x माइनस x, यानी डेल्टा x मतलब कितना हो गया 1, तो ये आ गया आपका 1। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका काम है गेम ओवर। ये वही बच्चा कर सकता है जो जिसको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो, आसानी से, वरना कंफ्यूज रहेगा कि क्या लगाऊं यार, क्या लगाऊं, फॉर्मूला ही नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना, इसको सॉल्व कर लीजिए। आंसर आ रहा है 4 × 10⁻³ न्यूटन। न्यूटन में पहले मैं आपको आंसर टाइम में ला करके उसको कन्वर्ट कर दीजिएगा, आपको पता है कि 1 न्यूटन इज 10⁵ टाइम। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, 2 स्फेरिकल, वेरी गुड प्रॉब्लम, 2 spherical raindrops of equal size are falling vertically through air with a terminal velocity of 1 meter per second. Point to be noted, my lord. 2 spherical drops with terminal velocity नीचे गिर रहे हैं, और टर्मिनल वेलोसिटी है इनकी बच्चा लोग 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई, 1 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद what would be the terminal speed if these 2 drops were to merge to form a large spherical drop? प्लीज़ ध्यान से सुने, अगर ये दोनों आपस में मिल जाएं, कौन, जो बरसात की बूंद है, ओ हो आनंद की अनुभूति आ रही है सर जी, मज़ेदार क्वेश्चन है ये। 2 छोटे छोटे ड्रॉप्स मिल करके एक बड़ा ड्रॉप्स बना दें, तो उस बड़े ड्रॉप की टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी? क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछा। वेल, यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ी सी लॉजिक की हम बात करें, जो कि कॉमन थ्योरी है, एंड यू ऑल हैव पास्ड योर 10th क्लास, तो आपको पता होगा कि 10th क्लास में हम एक क्वेश्चन किया करते थे जहाँ पे किसी सिलिंड्रिकल मेटल बॉक्स को हम कट करते थे कुछ पीसेस के अंदर, फिर उसको मोल्ड कर देते थे स्फेरिकल में। तो आप हमेशा ऐसा कहते थे कि जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है वही इतने नंबर के छोटे छोटे पीसेस ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है। मतलब बच्चा, जब आप कोई चीज़ मिलाते हो या कोई चीज़ आप तोड़ते हो, उसका एक चीज़ कांस्टेंट रहता है, और वो चीज़ होती है वॉल्यूम। 2 छोटे छोटे रेन ड्रॉप से मिल करके जो नया रेन ड्रॉप बना,
उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। आपका कॉन्सेप्ट ये है कि 2 रेन ड्रॉप्स का वॉल्यूम इज इक्वल टू सिंगल बड़े वाले रेन ड्रॉप्स का वॉल्यूम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट द रिलेशन बिटवीन द स्मॉल आर एंड द कैपिटल आर। एंड व्हाट इज स्मॉल आर? स्मॉल आर इज बेसिकली द रेडियस ऑफ दैट छोटा वाला रेन ड्रॉप एंड कैपिटल आर इज बेसिकली द रेडियस ऑफ बड़ा वाला रेन ड्रॉप। ठीक है, चलिए तो फिर ये भी देख लेते हैं। तो ये हमने ऐसे प्लस करके यहाँ पर एक बड़ा वाला रेन ड्रॉप दिखा दिया, ये कैपिटल आर, इनकी रेडियस स्मॉल आर और इनकी रेडियस स्मॉल आर। तो कॉन्सेप्ट ये कहता है बच्चा लोग, कॉन्सेप्ट ये कहता है, देखो ये क्या कहता है, गा लेता मास्टर थोड़ा सा तुम्हारा सॉन्ग भी। तो 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 2 इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। अरे गजब। तो 4/3 पाई ने 4/3 पाई को मार दिया, तो कैपिटल आर इज बेसिकली आया 2 पावर 1/3 एंड देन आर। ओ हो, बड़े वाले का रेडियस 2 की पावर 1/3 टाइम्स ऑफ स्मॉल आर आ गया। अब टर्मिनल वेलोसिटी की बात करता है बच्चा, तो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला सोचो मेरे लाल, 2/9 r² g रो माइनस सिग्मा अपॉन नीटा। क्या मेरे पास इस कंडीशन के अंदर 2/9 इज कांस्टेंट? अरे हाँ ना, 2/9 इज कांस्टेंट होता है। क्या नीटा इज कांस्टेंट? हाँ ना, दिया ही नहीं है तो कांस्टेंट होगा। क्या जी इज कांस्टेंट? अरे हाँ ना, कांस्टेंट ही होता है। क्या रो माइनस सिग्मा इज कांस्टेंट? अरे हाँ ना भाई, छोटे छोटे रेन ड्रॉप्स थे, हवा में गिर रहे थे, मतलब गिर रहे थे आसमान से, और जब बड़ा रेन ड्रॉप हो गया तो आसमान थोड़ी चेंज हो गया, आसमान तो अभी भी वही है। तो ना तो रो चेंज हो रहा है, ना ही तो सिग्मा चेंज हो रहा है, सिर्फ एक चीज़ चेंज हो रही है, और वो आप देख सकते हैं कि वो कौन है, कोई और नहीं है। देखो वो कौन है, देखो वो कौन है, रेडियस है। यानी हम यहाँ कह सकते हैं बच्चा लोग कि टर्मिनल वेलोसिटी इज बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस। सो हियर आई कैन राइट v स्मॉल इज इक्वल टू v बड़ा वाला स्मॉल r² अपॉन में कैपिटल R²। बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछा है, एंड बिलीव मी बच्चा, अगर एक बार ध्यान से समझ गए तो ऐसी न जाने कितनी वेराइटीज आप खुद से कर सकते हैं। तो हमें बड़े वाले का चाहिए, तो VB इज इक्वल टू R, VB इज इक्वल टू G, बिल्कुल R/R का होल स्क्वायर एंड देन दैट इज छोटा वाला। तो कैपिटल R की जगह पर आप क्या लिखोगे, 2 की पावर 1/3 का स्क्वायर, कैपिटल R का स्क्वायर अपॉन नीचे में है छोटा नीचे में है R का स्क्वायर, है ना, क्योंकि होल स्क्वायर है, इंटू VS। स्मॉल वाले की वैल्यू कितनी थी, 1 मीटर पर सेकेंड कटीला, तो 2 की पावर 2/3 इंटू 1, ये आपका फाइनल आंसर है, 2 की पावर 2/3 मीटर पर सेकेंड। आई थिंक ये निकालना आपको आता होगा एंटी लॉग से, और यस इसकी वैल्यू हो जाती है लगभग 1.26। कमेंट करना अगर नहीं आता है तो मैं डेफिनेटली ये भी आपको बता दूंगा बच्चा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बट बिफोर दैट आप इसको अच्छे से नोट कर लें। क्वेश्चन जो भी मैं करा रहा हूँ उन सभी क्वेश्चन के अंदर मेरे शब्द जो हैं वो आप तक जरूर पहुँच रहे होंगे, है ना बच्चा, बिल्कुल भी घबराइए मत। वी विल स्विच वेरी सून टू द डिजिटल बोर्ड, तब आपको और भी आनंद की अनुभूति होगी। पूरी कोशिश कर रहा हूँ मैं कि आपके लिए अच्छे अमेजिंग कॉन्टेंट तैयार करते रहूँ, जिससे आपके लिए जेई और नीट बहुत बड़ी जो एग्ज़ाम जिसको मानी जाती है भौकाल के साथ, आप उसे आसानी से कर सकें। तो आप लीजिए, इसको लिखिए, नोटबुक में उतारिए, फिर हम सब मिलके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो ओके, तो ये हमारे एग्जाम्पल हो गए। आइए एक और एग्जाम्पल करते हैं, बच्चा लोग। बता सकते हो बच्चा लोग, तेरी मिट्टी में मर जावा सॉन्ग का गुजराती वर्जन मैंने गा लिया, बहुत सारे लेक्चर में सुना होगा, और मैंने आज से नया सीखा है। ट्रन 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 ट्रन। ट्रस्ट में बड़ा मज़ा आता है ये सॉन्ग सुनने के बाद। इसमें ये गाने के अंदर ना जो बोल हैं यार, कसम से आपको एनर्जेटिक भर देंगे। ज़िंदगी का सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ये तो हकीकत है यार, कोई जान ही नहीं सकता ना क्या होने वाला है। इसे खुल करके जियो मेरे भाई। पढ़ाई का काम कर रहे हो तो इतनी शिद्दत से करो, दोस्तों के साथ खुश हो तो खुश रहो, माता पिता के साथ खुश हो तो खुश हो, और वहाँ खुश हो तो वहाँ भी खुश रहो। पकड़ लिया भाई, किधर सर ने कुछ सुनी कोई बात करी। चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़िया सवाल है ये। विथ वॉट टर्मिनल वेलोसिटी विल एन एयर बबल
ऑफ 0.8 mm इन डायमीटर। चलिए, हवा का एक बबल है, हवा का एक बबल है, इसकी कुछ डायमीटर दे रखी है 0.1 mm। पूछता है इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, नॉट 0.1, इट इज 0.8, व्हाटएवर इट इज। इसकी वेलोसिटी क्या होगी कि जिससे ये राइज इन अ लिक्विड ऑफ विस्कोसिटी 0.15 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है 0.9, और जिस लिक्विड में है उसकी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी आपके पास है विच इज 0.15 SI। दिस टाइम इट इज नॉट इन पॉइस, दिस टाइम इट इज इन SI। डेंसिटी ऑफ एयर इज 1.293। डेंसिटी ऑफ द एयर, चलो इसको हम ले लेते हैं सिग्मा। डेंसिटी ऑफ द एयर, चलो ऐसा लिख देते हैं, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। दैट इज 1.29 किलोग्राम पर मीटर का क्यूब। सवाल समझे आप क्या बोल रहे हैं? फिर से पूरा पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनो, मुझे डेटा लिखना था इसलिए मैंने ऐसा किया। With what terminal velocity will an air bubble 0.8 mm in diameter rise in a liquid of viscosity this specific gravity this density of the air is। हवा का एक बबल है, उसकी क्या टर्मिनल वेलोसिटी होगी कि वो पानी के अंदर, हवा के अंदर, सॉरी हवा का ही बबल है ना, लिक्विड के अंदर, हाँ लिक्विड पानी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ लिक्विड की जो डेंसिटी है वो अपने को पता नहीं है। ये स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखा है। वर्ड पे आता हूँ मैं, इस पर भी चर्चा करता हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया भी था, अगर आपको याद हो, रिलेटिव डेंसिटी। बट पहले सवाल समझते हैं। ऐसा कह रहा है कि एक हवा का बबल है, उसकी वेलोसिटी क्या हो कि वो लिक्विड में ऊपर चढ़े। याद करिए प्रीवियस क्लास जहाँ पर मैंने आपको सिखाया था कि अगर कोई बबल्स हवा में ऊपर चढ़ता है तो जाहिर सी बात है उसकी डेंसिटी, किसकी, उस ऊपर चढ़ने वाले मटेरियल की, मैं मटेरियल नाम ले रहा हूँ बट यहाँ पे कौन है, मटेरियल बबल है, उसकी डेंसिटी अगर हमारी लिक्विड की डेंसिटी से कम होगी और लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा होगी तब ये सिचुएशन आएगा। पहले एक बार इक्वेशन देख लो, क्या था इक्वेशन? था बच्चा पार्टी, Vt इज इक्वल टू 2/9 R²G, यहाँ पर याद है रो माइनस सिग्मा था अपॉन में नीटा था। ये मटेरियल का था, मैं मटेरियल इसलिए बोलता हूँ, कुछ भी ले सकते हो आप ताकि आपको पता चल जाए। और ये किसकी डेंसिटी है, ये लिक्विड की डेंसिटी है। अब इस सिचुएशन में Vt को ऊपर चढ़ाना है, मतलब ये वैल्यू ज़्यादा होगा, सॉरी ये वैल्यू कम होगा और ये वैल्यू ज़्यादा होगा। क्या लिक्विड की आपके पास है? नहीं, बट लिक्विड की आपके पास स्पेसिफिक ग्रेविटी है विच इज़ नथिंग बट दैट इज़ अ काइंड ऑफ रिलेटिव डेंसिटी। जब भी रिलेटिव डेंसिटी दिया होता है, रिलेटिव डेंसिटी दिया होता है तो आप क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं, मटेरियल की डेंसिटी विच इज़ यू हैव टू कैलकुलेट। मटेरियल की डेंसिटी को चलो मैं रो ले लेता हूँ, हाँ, जो कि लिक्विड है, तो हम यहाँ पर लिक्विड लिख देते हैं। लिक्विड के लिए मैंने सिग्मा यूज़ करा है ना, तो लिक्विड की डेंसिटी अपॉन पानी की डेंसिटी, क्या पानी की डेंसिटी 10⁻³ आंसर है यस। तो देखिए यहाँ से जो है हमारा सिग्मा निकल जाएगा 1000 इंटू 0.9 900 किलोग्राम पर मीटर का क्यूब। आप क्लियरली देख सकते हैं कि सिग्मा 900 है और जो मटेरियल है जिसको ऊपर चढ़ना है वो 1.29 है। तो आपका ये जो आंसर है बच्चा वो अपने आप माइनस में आ जाएगा, और माइनस आना ही ये चीज़ को साबित कर देगा कि जो एयर बबल्स है वो कहाँ चढ़ेगा, ऊपर की तरफ चढ़ेगा। गॉट माई पॉइंट? तो यहाँ पर नया चीज़ आपने क्या सीखा, स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी, और बबल अगर ऊपर चढ़ने वाला है तो वेलोसिटी अपने आप माइनस आ जाएगी, वो माइनस आपको यही रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, चलिए तो अब बढ़ जाते हैं आगे की तरफ, इसको भी उतार लीजिए। ठीक, ओके, आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल उतारिए बच्चे लोग इसको। ठीक है, सो हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है बच्चा पार्टी, बच्चा पार्टी, बच्चा पार्टी। एक स्मॉल स्फीयर है, ध्यान से सुनिए, एक स्मॉल स्फीयर है बच्चा लोग, फॉल्स फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से रिलीज किया गया है, गिरता है ऐसा। ड्यू टू द फ्रिक्शन,
हीट इज प्रोड्यूस्ड, अरे देखिए नई चीज इन्वॉल्व कर दिया, ये आपकी जेई एडवांस है। एक क्या है, स्फीयर है, छोटा सा स्फीयर जो ऊपर से नीचे गिरता है और फ्रिक्शन यानी एनवायरनमेंट की फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस करता है। हीट इज प्रोड्यूस्ड, फाइंड द रिलेशन बिटवीन द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट एंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर एट टर्मिनल वेलोसिटी। कितनी खास बात आपसे पूछ लिया। वो स्फेरिकल बॉल है, डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन करता हूं। वो ऐसे गिरता है नीचे, फिर कहता है हीट प्रोड्यूस करता है। तो बताइए कि ये जो रेट ऑफ हीट है और टर्मिनल वेलोसिटी अचीव करने के बाद का जो रेडियस है उसके बीच में क्या रिलेशन है। वेल बच्चा, यहाँ पर अगर मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊं तो थोड़ा लॉजिक सोचिए कि जब ये बॉल गिर रहा है तो ये किसी मीडियम में है, टर्मिनल वेलोसिटी की भी चर्चा कर लिया, तो ये रेट वर्ड का क्या मतलब है। क्या यहाँ पे हीट का मतलब एनर्जी और रेट का मतलब एनर्जी बाय टाइम, यानी कि पावर की चर्चा वो आपसे कर रहा है। रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट, दैट मीन्स इट इज टॉकिंग अबाउट द पावर। एंड बच्चा लोग, हम सबको पता है कि dq बाई dt दैट इज अ काइंड ऑफ पावर इज बेसिकली मल्टीप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। हालांकि f डॉट v होता है, डॉट को हटाएंगे तो एफ वी कॉस थीटा, वेर थीटा इज एंगल बिटवीन एफ एंड वी एंड दैट इज 0, कॉस 0 इज 1। सो हम अगर फोर्स की बात करें तो फोर्स का इक्वेशन होता है 6 पाई नीटा आर वी, नीटा आर वी, यस। और फिर मल्टीप्लीकेशन में क्या हो जाएगा बच्चा लोग, v। ध्यान से देखने पर पता चलता है 6 पाई नीटा आर वी का स्क्वायर, और v आपके लिए टर्मिनल वेलोसिटी है। टर्मिनल वेलोसिटी का इक्वेशन क्या है मेरे लाल बाल गोपाल, 2/9 आर स्क्वायर जी रो माइनस सिग्मा अपॉन में नीटा। आ चुका है आपका आंसर, स्क्वायर कर दो, है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 6 पाई नीटा, ये देखिए स्क्वायर है तो ये आर की पावर में 5, 2/9। वैसे यहाँ पर मैं वापस लिख के सिर्फ ऐसे ही मजदूरी कर रहा हूँ, कोई मतलब नहीं निकलेगा इसका। इन सब का स्क्वायर, ये जो भी है स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है। अपने को तो किससे रिलेशन चाहिए था बच्चों, dq बाई dt का r के साथ। तो आपको साफ साफ आंसर दिख रहा है कि dq बाई dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r की पावर 5। हियर इज योर फाइनल आंसर। नोट करें, चमकीला बच्चा लोग, चमचम चमकीला मेरे लाल बाल गोपाल। एक और सवाल आपसे पूछा गया हुआ है, ग्राफिकल क्वेश्चन है, यहीं पर मैं आपसे पूछता हूँ। हाँ, एक बॉल है हैविंग रेडियस r, वो किसी विस्कस फ्लो के अंदर फ्री फॉल कर रहा है। तो बताइए कि उसके टर्मिनल वेलोसिटी का ग्राफ टाइम के साथ कैसा होगा। व्हाट विल बी द ग्राफ ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ दैट बॉल विथ टाइम। 4 ऑप्शन आपके लिए। वी, दिस इज v, दिस इज r। वी इज द काइंड ऑफ एनर्जी बच्चों, जाना जाएगी जाना है मगर, टर्मिनल वेलोसिटी, एंड दिस इज r। टणंग 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 टणंग। थिंक अबाउट इट। टर्मिनल वेलोसिटी और रेडियस के बीच में जब तक आपको टर्मिनल वेलोसिटी का जब तक आपको परफेक्ट मीनिंग नहीं पता होगा, आप इसको सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे कि क्या होगा। पहला वाला आपको ये बता रहा है कि यहाँ पे आर नहीं है, टी है, टी है, टी है, ठीक है, टी है। यहाँ पर ये ग्राफ आपको ये बता रहा है कि समय जैसे जैसे बढ़ रहा है वेलोसिटी भी बढ़ रही है, कांस्टेंट रिलेशन, विच इज नॉट पॉसिबल। टर्मिनल वेलोसिटी में ऐसा नहीं था। टर्मिनल वेलोसिटी वो कंडीशन थी जहां पर पहले वेलोसिटी बढ़ता है, बढ़ने के बाद एक बार बढ़ने के बाद वो कांस्टेंट हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे वो बढ़ता रहता है आपका जो रिजल्टेंट फोर्स है वो घटता रहता है, और घटते घटते डिक्रीमेंट होते होते बच्चा एक कंडीशन ऐसी आती है जहाँ पे एफ आर 0 हो जाता है। जैसे ही एफ आर 0 होता है आपका एक्सेलरेशन भी 0 होता है, और अगर आपका एक्सेलरेशन 0 हो जाता है तो हम यही बोलते हैं ना कि वेलोसिटी कांस्टेंट है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है, आप पकड़िए, पहले बढ़ेगा फिर कांस्टेंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 ये परफेक्ट है।
पहले वेलोसिटी बढ़ी 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 बढ़ी, फिर क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई, है ना। अब आप इसको अच्छे से नोटबुक में उतारिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ और बहुत बढ़िया बढ़िया शानदार, ये हमारे विस्कोसिटी की प्रॉब्लम्स हो गए, ऐसे ही प्रॉब्लम्स आपको प्रैक्टिस करनी है। चलिए बच्चा, अब हम बात करेंगे लेवल प्रॉब्लम्स की। लेवल प्रॉब्लम्स क्या है? कभी हरिद्वार गए हैं या कभी गंगा में स्नान करने गए हैं? मेरा काम होता है कि मैं क्वेश्चन से पहले ना आपको थोड़ा इमेजिनेशन कराऊँ, तब तक मैं इसको रफ करता हूँ। अरे गए हैं क्या? गए हैं ना, ठीक है। इमेजिन कर लिए? इमेजिन कर लो, नहीं भी गए हो तो भी ऐसे सोच लो कि हाँ भैया सर नावड़ी सोच रहे हैं हम, नावड़ी मतलब बोट यार, ठीक है। अब क्या होता है कि जब आप नाव में बैठे हो और आपके हाथ में एक लकड़ी है, क्या है? लकड़ी, नॉट लड़की, आपके हाथ में एक लकड़ी है। अचानक आपको लकड़ी पे गुस्सा आया और आपने लकड़ी पानी में फेंक दिया। ओ तरीकी, क्या कर दिया आपने? पानी में फेंक दिया। तो पहले की सिचुएशन ऐसी थी कि लकड़ी और आप दोनों पानी में थे, नाव थोड़ी सी पानी के अंदर डूबी हुई थी। क्या लकड़ी को पानी में फेंक देने से जो पानी का लेवल है वो घटेगा, बढ़ेगा या कांस्टेंट रहेगा? बहुत इमेजिनेशन वाला क्वेश्चन है बच्चा। इसमें जो आपको लगेगा बिल्कुल उससे जैसा आंसर नहीं होता, उससे अलग ही आंसर होता है, इसलिए प्लीज़ प्यार से समझना। कॉमन थ्योरी से भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, मैथमेटिकली भी एक्सप्लेन करूंगा। ये पहला प्रॉब्लम हुआ। दूसरा, इमेजिन करिए कि वही लकड़ी की जगह पर, राफ्ट की जगह पे आपके पास में पत्थर था, स्टोन था या कोई आयरन का पीस था। नाव में आप बैठे थे, नाव चल रही थी, वही 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 उस काइंड ऑफ एनर्जी। सडनली आपको गुस्सा आया, किस पे? आयरन के बॉक्स पे, आयरन के राफ्ट पे, लोहे के पीस पे। लोहा पकड़ा, धबाक, पानी में फेंक दिया। अगेन माई सेम क्वेश्चन, विल द लेवल ऑफ द वाटर इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, रिमेन्स कांस्टेंट? समझ पड़ा? तीसरा भी एक और सवाल पूछ लेता हूँ। बर्फ है, पानी में पिघल रही, तैर रही है, इनिशियली तैरेगी, धीरे 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 बर्फ पिघल जाएगा। तो बताइए पानी का लेवल घटा बढ़ा या कांस्टेंट है? आइस का एक पीस है, पानी में है, फ्लोट कर रहा है, पिघल रहा है, पिघलने के बाद वो पूरी तरह से पिघल जाए तो बताएं पानी का लेवल घटेगा, बढ़ेगा, कांस्टेंट रहेगा? सबसे लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर मैक्सिमम 99% बच्चा लोग यही सोचेंगे कि सर बर्फ पिघली, पानी बनी और लेवल बढ़ा। मैं भी यही सोचता हूँ, बट धीरे धीरे क्लियर करते हैं आगे। सही जवाब है, गलत जवाब है, आपको अभी अभी समझ में आएगा, बहुत ध्यान से समझना। उससे भी पहले हम एक और अच्छा सा एक प्रॉब्लम कराना चाहते हैं आपको, कंडीशन ऑफ सिंक की। अब पूरा चलेगा आपका लेक्चर, बहुत ढांसू है आपके, प्रॉब्लम पर ही बेस्ड है। सवाल सुनिएगा ध्यान से, सवाल सुनिएगा ध्यान से। अ राफ्ट ऑफ वुड जिसकी डेंसिटी है 600 किलोग्राम पर मीटर का क्यूब, लकड़ी का एक पटरा है जिसकी डेंसिटी बच्चों 600 kg पर मीटर का क्यूब है, ठीक है, पानी में तैर रहा है, यही होगा। ऑफ मास 1 kg फ्लोट्स इन वाटर, गुड बोला था मैंने। इसका जो मास है 120 किलोग्राम है और वो पानी में वही मस्त तैर रहा है। पानी को नीला कर देना, अच्छा लगेगा, आनंद की अनुभूति आएगी, लगेगा भौतिक विज्ञान ही जीवन है बच्चा लोग, लगेगा भौतिक विज्ञान ही जीवन है बच्चा लोग। चलिए देखिए, ये वो वुडन पीस और ये है हमारा वो पानी का सरफेस। टी 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 टी, ऐसा सिचुएशन ऐसी है। अब आगे ये कहता है हाउ मच वेट कैन बी पुट ऑन द राफ्ट टू मेक इट जस्ट सिंक। हाउ मच मास और हाउ मच वेट टू बी पुट ऑन द राफ्ट जस्ट सिंक, जस्ट सिंक, जस्ट सिंक, जस्ट सिंक, ऐसा नहीं, ऐसा सवाल में कह रहा है। वो सॉन्ग था ना क्या, जस्ट चील चील, हम लोग के टाइम में बहुत फेमस हुआ था भाई, 90 की किड्स में। हम लोग के टाइम में शक्तिमान आता था, तुम्हारे टाइम कुछ भी होता था तो सॉरी शक्तिमान बोलते थे, बड़ा मजा आता था संडे को। तुम लोग के टाइम में तो बढ़िया यार, ठीक है चलो आ जाओ। तो इसके ऊपर मैं और कितना वेट रखूं जिससे कि ये जस्ट डूबने की कंडीशन में हो। डूबने की जस्ट कंडीशन का क्या मतलब है? डूबने की जस्ट डूबने की कंडीशन का मतलब है कि इसका जितना भी पोर्शन बाहर था पानी में, क्या वो भी पानी में चला जाए? आंसर है हाँ। और अब उस वेट के अलावा कुछ और रख दोगे, छोटा सा तिनका भी रख दोगे तो वो डूब जाएगा। आंसर है यस। अभी डूबा नहीं है, अभी वो तैर रहा है। तैर रहा है तो कुछ पोर्शन पानी के अंदर है,
कुछ पोर्शन पानी के बाहर है, बट कितना रखूं कि जो बाहर है वो भी नीचे डूब जाए? तो समझिए इस सवाल को। मान लो कि आपने एक लाल वाली बॉक्स जो है इसके ऊपर रख दी। अब जो वेट फोर्स है वो इस राफ्ट का भी आएगा और इस बॉक्स का भी आएगा। सोच के देखो मेरे लाल बाल गोपाल, क्या आपको बाबा आइंस्टाइन कहाँ से आ गया है अपना, वो आर्किमिडीज ने ये कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें पानी दूंगा? नहीं, ऐसा नहीं बोला था। उन्होंने ये बोला था कि वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड जो होता है उसी के बराबर हमारा वेट फोर्स होता है, तभी वो उसको लिफ्ट करके रखता है। इस पे बाइंड फोर्स लगेगी। बाइंड फोर्स काली वाली पे लगेगी, लाल वाली पे लगेगी कि दोनों पे लगेगी? दोनों पे लगेगी भाई साहब, क्योंकि दो के दोनों नीचे जाने की कंडीशन रखना चाहते हैं। अच्छा देखिए ध्यान से, तो हम ऐसा लिखेंगे टोटल वेट फोर्स, टोटल W वेट फोर्स इज इक्वल टू बाइंड फोर्स। क्या बाइंड फोर्स का इक्वेशन अपने को पता है? डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, वॉल्यूम इमर्स्ड, अरे गजब, इनटू G। क्या ये वॉल्यूम इमर्स्ड पूरी तरह से पानी में है? आंसर है हाँ। क्या ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड? हाँ, तो पता चल गया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, नॉट अ इशू। अब समझे बात को, समझे? क्या हम इस W नेट की जगह पर लिख सकते हैं 120 kg राफ्ट का था, बॉक्स का नहीं पता, इंटू G डेंसिटी ऑफ लिक्विड पानी है तो 1000। ये देख इमर्स्ड वॉल्यूम, इमर्स्ड वॉल्यूम किसका? फील के साथ, इमर्स्ड वॉल्यूम किसका? डूब कौन रहा है? पटरा की ब्लॉक, ब्लॉक की पटरा, पटरा। और ये क्या है? VI, इट इज द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल और वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन द लिक्विड। अभी काली वाली का कुछ पोर्शन पानी के बाहर था, इतू पोर्शन, ठीक। लाल वाली के आते ही वो नीचे चला गया तो वो कंप्लीटली इमर्स्ड हो गया। दैट मीन्स आई कैन से कि इसका कोई भी पोर्शन अब बाहर नहीं है, 100% इनसाइड ऑफ द लिक्विड है। फील आया बच्चा लोग? तो अब ये वॉल्यूम की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, सो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाय डेंसिटी। सो मास 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 इज 120 एंड डेंसिटी डेंसिटी एंड डेंसिटी इज 600। ले खत्म, क्वेश्चन खत्म। चीने जी को मारा, इक्वेशन सॉल्व करिए, मसवा निकल जाएगा बच्चा लोग। अच्छा, बढ़िया सवाल था। ठीक है, एक बार वीडियो को रोक करके फिर से इसको समझ लीजिए। अब जो भी मैं समझा रहा हूँ उस चीज़ को समझिए, कॉमन थ्योरी से भी समझेंगे, याद करने का तरीका भी बताऊंगा। कॉमन थ्योरी से समझ करके याद रखोगे, अच्छी बात है। और उसके बाद हम आपको कुछ प्रॉब्लम्स भी सिखाएंगे जिसके थ्रू भी आप इस चीज़ को अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, अब हेडिंग ही मतलब ऐसा कॉन्सेप्ट ही समझिए, लेवल प्रॉब्लम, जो मैं आपको पहले गंगा मैया में स्नान करवा रहा था, वही वाला लेवल प्रॉब्लम। सबसे पहली बात जो आपको पता होना चाहिए, कंडीशन 1, इसको कहते हैं फ्लोटिंग टू फ्लोटिंग कंडीशन। फ्लोटिंग टू फ्लोटिंग कंडीशन क्या है ये? फ्लोटिंग टू फ्लोटिंग कंडीशन का मतलब है कि ये आपका नाव था, ठीक है, ये पानी है, और बच्चों इस नाव के अंदर आपके बाबा SSP बैठे हुए हैं, और आपके बाबा SSP के पास भी वुड है, लकड़ी। बाबा SSP को गुस्सा आया, बाबा ने उठा के पानी में फेंका। तो इस सिचुएशन में ये जो वाटर का लेवल है, इस सिचुएशन में जो वाटर का लेवल है वो अनचेंज्ड रहता है। कैसे? कॉमन थ्योरी सोचो, कॉमन थ्योरी सोचो। जब वुडन पीस और नाव दोनों थे तब भी फ्लोट हो रहा था, और वुडन को बाहर फेंक दूं तब भी फ्लोट ही हो रहा है। यानी वुडन का mg और उस नाव और उस सचिन सर यानी कि बाबा SSP का mg सब मिला के बाइंड फोर्स के बराबर है। आपने जब लकड़ी पानी में फेंका तो भी तो उसकी mg उतनी होगी जितना कि वो पहले नाव में था। क्या mg चेंज हुआ? mg चेंज ही नहीं हुआ। इसलिए जो पानी का लेवल है वो एज इट इज रहेगा भाई साहब,
कॉमन थ्योरी कहती है। फिर से सोचिए, प्लीज फील करें इस बात को। मैंने ही कहा जिसको फील करें। जब आपका बाबा एसएसपी नाव में बैठा हुआ है, लकड़ी के ब्लॉक को देख रहा है, तो लकड़ी के ब्लॉक का एमजी, बाबा का एमजी, बोट का एमजी सब लगने के बाद ही बाइंड फोर्स लगा, तभी तो बैलेंस है, तभी तो बाबा बैठ के चल रहे हैं, नहीं तो बाबा के प्राण निकल जाते, बाबा तैर जाते। अब बाबा ने लकड़ी को क्या करा, फेंक दिया। ओ हो, लकड़ी जैसे ही गिरी। हाँ, फर्क सिर्फ इतना है कि वो पानी में लग रहा है, तैरता हुआ दिख रहा है, पहले नाव में था। क्या फर्क पड़ता है भाई, एमजी 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 अभी भी तीनों का है, लकड़ी का, बाबा का, बोट का। तो कहाँ चेंज हुआ, बोट का, बोट का, हाँ बोट का, BOATK, बोट का नहीं बोला मैंने, पता चला यार बदनाम करोगे। तो लेवल अनचेंज है इसमें, कॉमन थ्योरी। अभी मैं कुछ इलिस्ट्रेशन लेके भी समझाऊंगा, और पहले समझिए कंडीशन कौन कौन सी है। चलिए दूसरी कंडीशन पर बात करते हैं। कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2, वही अपने बाबा एसएसपी नावड़ी में जा रहे हैं किसी की तलाश में। गिर गए यार तुम, क्या चाहते हो, खुश नहीं रहे? हाँ, वही अपने बाबा एसएसपी नावड़ी में बैठे हुए हैं, नावड़ी में बैठे हुए हैं, और अब की बार मोदी सरकार उनके हाथ में है आयरन का राफ्ट। बाबा को गुस्सा आया। इस चीज को कॉमन थ्योरी से समझिएगा, ठीक। ये पानी, बाबा को गुस्सा आया, बाबा ने आयरन के पीस को पकड़ा और धमाक करके पानी में छोड़ दिया। क्या बोलते हो यार, धमाक करके पानी में छोड़ दिया। सीधी सी बात है, ये जो कंडीशन है इसको कहते हैं फ्लोटिंग टू सिंक कंडीशन। फ्लोट टू फ्लोट, FF, लेवल अनचेंज्ड। फ्लोट टू सिंक कंडीशन क्या होगा, थोड़ी देर के लिए आप सोचिए ना, वीडियो को रोक करके बच्चा, मैं चाहता हूं आ जाइए। जब आयरन को आपने पानी में फेंका, यानी आपके बाबा ने पानी में फेंका, तो जाहिर सी बात है आयरन विल नॉट फ्लोट, आयरन विल सिंक। अच्छा, जब आयरन सिंक करता हुआ पानी में नीचे गिर गया, जब आयरन सिंक करता हुआ पानी में नीचे गिर गया, तो एक कॉमन थ्योरी ये कहती है कि ये हल्का हो गया। कौन, नावड़ी। क्या नावड़ी के हल्के हो जाने से बायंट फोर्स एक्टिवेट हो गया? हाँ, क्या बायंट फोर्स के एक्टिवेट हो जाने से उस नावड़ी को थोड़ा धक्का लगेगा ऊपर की तरफ? आंसर है यस। ये चीज कॉमन थ्योरी है कि जब आप किसी नाव में से बाहर निकलते हैं ना, कॉमन वाले नाव से, तब आप देखते होंगे कि नाव थोड़ी सी ऊपर आती है। वो इसलिए क्योंकि पहले जब आप बैठे हुए थे तब आपका वेट फोर्स लग रहा था, बाइंड फोर्स थोड़ा सा कमज़ोर पड़ रहा था, हालांकि उसने होल्ड करा था फिर भी कमज़ोर पड़ रहा था। लेकिन जैसे ही आप बाहर निकलते हैं, नाव जो है थोड़ी सी ऊपर आती है, तो आपको लगेगा कि लेवल इंक्रीजेस। नहीं, प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट, ऑब्जर्व केयरफुली एंड ट्रस्ट मी। अगर आप फिजिक्स को मेरे साथ फील करने लग गए ना, आपको इश्क हो जाएगा फिजिक्स के साथ, दुनिया में और किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। सोच के देख बच्चा, सोच सोच सोच, इमेजिन कर, ट्राई टू फील। नाव ऊपर आई हुई, जब पहले नाव नीचे थी तो ये वाला जो पोर्शन था, नीला नीला नीला, ये वाला जो पोर्शन था, ये वाला जो पोर्शन था, ये वाला पोर्शन नीचे है, तो यहां पर नाव है। लेकिन जैसे ही नाव ऊपर जाएगी, इमेजिन करिएगा बच्चा, मान लो नाव इतनी ऊपर आ गई, तो क्या ये वाला पोर्शन, जब ये नाव ऊपर आई तो पानी जो है कहाँ गया? पानी जो इस नाव के सरफेस पे यहां तक पानी था, देख पा रहे हैं आप, यहां तक पानी था, क्या वो पानी आकर के उस जगह को घेर लेगा जहां पर से नाव ऊपर गया? ऐसा तो है नहीं कि नाव ऊपर गया तो वो जगह खाली हो गई। हाँ, होल है सर, पानी में होल है। बात समझ पड़ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? नाव जब ऊपर गया तो एक जगह बनी, उस जगह में वो पानी आ गई जो पहले नाव के सरफेस तक थी, जो नाव के सरफेस तक यहां तक थी। तो अल्टीमेटली ये जो पानी का सरफेस है ना, आपको कम होता हुआ एहसास होगा। एहसास
करना पड़ेगा। मैथमेटिकली भी अभी बताऊंगा आपको, एहसास करना पड़ेगा इन द सेंस ऐसा ही है। अगर आप पहले जैसा सोच रहे थे कि लेवल बढ़ गया, वो गलत है। नाव ऊपर गई, नाव के ऊपर जाने से पहले आपकी खुद सोचो, अपने आप से सवाल करो, मेरे को मत सुनो, 1 मिनट के लिए खाली अपने आप से सवाल करो वीडियो को रोक करके, जब बोल दो तब, कि क्या नाव के ऊपर जाने से नीचे एक स्पेस बना होगा, उस स्पेस में पानी आया होगा, जमीन से नहीं, कहां से आया होगा? जो पहले नाव के सरफेस पे यहां तक पानी था वो वाला इधर आ गया। अरे तो जब ये वाला इधर आ गया तो ये लेवल क्या हुआ? घट गया। इसलिए फ्लोटिंग टू सिंक कंडीशन में लेवल डिक्रीजेस। चमचम चमकीला, लागीला लागीला लागीला। ओके, बढ़िया बात, मजेदार बात, शानदार बात। तीसरी कंडीशन सुने, कंडीशन 3। इस कंडीशन 3 में भी 3 केसेस आएंगे। मान लीजिए कि कोई सॉलिड है जिसकी डेंसिटी ρ1 थी और वो फ्लोट कर रहा था किसी लिक्विड में। अचानक वो मेल्ट हो गया, लिक्विड में मेल्ट हो गया। कौन? सॉलिड। ज़्यादातर केसेस में आइस होगा। तो आइस जब मेल्ट हो गया और मेल्ट होने के बाद इसकी डेंसिटी ρ2 बोली गई, और अगर ऐसा बोला गया कि केस 1 ρ1 इक्वल्स टू ρ2, पहले जो डेंसिटी थी मटेरियल की अभी भी मटेरियल की डेंसिटी वही है, तो इस सिचुएशन में लेवल ना घटेगा ना बढ़ेगा, अनचेंज रहेगा। आपको लगेगा कि सर ये बिल्कुल केस 1 जैसा है। तो मेरा आंसर है बिल्कुल बच्चों, ये केस 1 जैसा है। यहाँ पे जो आपको बताया यहाँ पर खाली लकड़ी का कंडीशन था। बर्फ़ के केसेस में भी आप ट्राई करिए आज अपने घर में। ग्लास में पानी लीजिए, एक अच्छा सा एग्जांपल बता रहे हैं, ग्लास में पानी लीजिए, फ्रिज में से आइस क्यूब निकालिए, ग्लास में जो पानी आप भरे हैं उसके लेवल को स्केल से माप लो, स्केल तो होगा आपके पास। आइस क्यूब को पिघलने का देर दीजिए, जैसे ही वो पिघलेगा आप देखेंगे कि ग्लास में पानी उतना ही है, वो बढ़ता नहीं है। वो क्यों नहीं बढ़ता? इसी वजह से है। क्यों नहीं बढ़ता? इसी वजह से। क्यों? क्योंकि जब वो मेल्ट होता है तो जो डेंसिटी बनाता है वो डेंसिटी पहले जैसी ही है, डेंसिटी में चेंज नहीं आया। डेंसिटी में चेंज नहीं आया तो बायन फोर्स में कोई फर्क नहीं पड़ा, बायन फोर्स में कुछ फर्क नहीं पड़ा, तो एज इट इज है, लेवल रिमेन्स एज। ठीक है, हाँ, बट इसको समझने का तरीका इस वाले के तरीके से बिल्कुल अलग था। चलिए, केस 1। केस 2, अगर ρ1 ग्रेटर देन ρ2 हो जाए, अगर ρ1 ग्रेटर देन ρ2 हो जाए तो लेवल यहां पे इंक्रीज होगा। यहां अभी हम समझेंगे। मैं आपको पहले कंडीशन सारी बता रहा हूं, डरिए मत। ये दोनों कंडीशन मैं आपको अब सब एक्सप्लेन करूंगा, तीसरा वाला भी। और अगर ρ1 लेस देन ρ2 है तो लेवल डिक्रीज होगा। ठीक है, क्या बोला मैंने? ρ2 का मतलब क्या है? आफ्टर मेल्टिंग, मेल्ट होने के बाद, कि अगर डेंसिटी पहले की डेंसिटी से कम है तो लेवल बढ़ता है, और अगर बाद की डेंसिटी ज़्यादा हो जाए तो लेवल घट जाता है। प्लीज़ इसे अच्छे से नोट करिए बच्चा, लेवल प्रॉब्लम की कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3 को। फिर हम बात करते हैं कुछ अच्छे शानदार प्रॉब्लम्स की, कुछ नंबर्स लेकर के मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, और यही सारी चीज़ें आपको मैथमेटिकली भी अच्छे से समझ में आ जाएंगी। प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। आइए बच्चा, देखिए ध्यान से, इस चीज़ को पहले लेते हैं। ठीक है, ग्लास, ये है हमारा आइस, अभी ये तैर रहा है, तो इस कंडीशन में हम लगा देते हैं इसके ऊपर बायन फोर्स और वेट फोर्स mg, उसके इक्वल कर देते हैं। सो mg इज इक्वल टू fb। क्या इक्वेशन बनेगा? m की जगह पर डेंसिटी ऑफ द आइस, या फिर चलो उसको m ही रखो, mg इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, इमर्स्ड वॉल्यूम इनटू जी। देखिए, ये जी से जी कट जाएगा, तो जो इमर्स्ड वॉल्यूम है वो आता है आपका m डिवाइडेड बाई रो डब्ल्यू। m इज द मास ऑफ द आइस, मास ऑफ आइस। जब मास ऑफ आइस m था तो इमर्स्ड वॉल्यूम यानी जितना पोर्शन उस आइस का पानी में गिरा था वो vi है। वो क्या है बच्चा? vi है। तो m बाई रो डब्ल्यू आया। अब मान लो वो पिघल गया, कौन? बर्फ। जब ये बर्फ पिघला तो इसका v वॉल्यूम पानी के अंदर इमर्स्ड हुआ। हम ऐसा मान लेते हैं कि v वॉल्यूम
पानी के अंदर मेल्ट हो गया। VI क्या है? VI इज इमर्स्ड वॉल्यूम इन द लिक्विड, इमर्स्ड वॉल्यूम ऑफ द आइस इन द लिक्विड। और V क्या मैं बोल रहा हूं? पिघलने के बाद उसका V वॉल्यूम पानी के अंदर आ गया। तो अगर हम लिखें V बी द वॉल्यूम ऑफ आइस melts into the water, तो इस सिचुएशन में क्या आप ये इक्वेशन को लिखेंगे V बराबर में m डिवाइडेड बाई रो डब्ल्यू। अरे अभी भी तो वही है, mg रो डब्ल्यू Vg, तो V को सब्जेक्ट बनाएंगे तो यही आएगा। अब खुद ही देखो, क्या पहले का इमर्स्ड वॉल्यूम और पिघलने के बाद का वॉल्यूम में कोई भी चेंज आया है? नहीं। अरे जब वॉल्यूम में ही चेंज नहीं आया तो अमाउंट ऑफ वाटर इंक्रीज कैसे हुआ? इन द सेंस सबको यही लगता है बर्फ पिघला पानी बना, पानी बना, बेशक सी बात है, बट इस तरह की सिचुएशन है कि पहले भी वॉल्यूम और अभी भी वॉल्यूम क्या है? सेम है, तो लेवल कहाँ से बढ़ा भाई साहब? लेवल रिमेन्स अनचेंज्ड, है ना, लेवल रिमेन्स अनचेंज्ड। चलिए ये बात हो गई समझ में, इसको भी नोट करें, फिर अपने आगे भी बढ़ते हैं बच्चा लोग। अरे भाई तुम्हें क्या हो गया? ठीक है, अब हम आइस के ऊपर किसी राफ्ट को रख देते हैं और चलाते हैं। प्लीज़ ये कंडीशन अच्छे से नोट कर लेना, वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स करके। मैं आपको टाइम नहीं दिया इस बार लिखने का, शायद दे दिया था मैंने पहले ही, तो अब दूसरी बात सीख लेते हैं। टांग टंग टांग टंग टांग 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 टंग टांग टांग आइए बच्चा अगला क्वेश्चन करते हैं, इसी का एक और वर्जन। तो अब कंडीशन ऐसी है कि इस तरह से वाटर का लेवल मानिए और इसके ऊपर ना एक बर्फ का टुकड़ा, क्यूब जो है वो फ्लोट कर रहा है। थोड़ा और प्राण निकालते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। इसके ऊपर ना एक पत्थर भी रख देते हैं। किसके ऊपर? इसके ऊपर एक पत्थर रख देते हैं, ये स्टोन है, और जो काला वाला आप देख रहे हैं वो क्या है? आइस है, ये आइस है। सवाल ये है समझ भी रहे होंगे आप कि अभी तो फ्रोजन पीस ऑफ आइस है, जमा हुआ आइस है, जिसके ऊपर एक स्टोन है, वो भी फ्लोट कर रहा है पत्थर पे, पत्थर उस बर्फ के साथ चल रहा है। लेकिन सोचिए जैसे ही बर्फ पूरी तरह से पिघल जाए, स्टोन क्या होगा? नीचे आ जाएगा, सबमर्ज। जिसका मुझे डर था ना बच्चा, वही हुआ। मैं ये पूरा इलस्ट्रेशन एक्सप्लेन कर गया, पीछे जाकर के बाद में देखा तो बहुत दर्द हुआ, क्योंकि इसके बाद ये लाइन खींचने के बाद का जो भी मैंने बोला ना, उस समय कैमरा ऑफ हो चुका था। बट कोई नहीं, मैं सोचा इसको रफ कर दूं, बट मैंने कहा नहीं, बहुत अच्छे से लिखा गया है तो मैं आपको समझा देता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। होता है ये, इसमें स्पेस ही ख़त्म हो गया था सेलफोन के अंदर। एसिड बहुत धोखा देता है मुझे ये। देखिए फिर से मैं एक बार आपको पूरा ब्यौरा देता था ताकि आपको समझ में आ जाए। क्वेश्चन ये था कि आइस फ्रोजन कंडीशन में थी, पिघली हुई अवस्था में नहीं है, उसके ऊपर एक पत्थर है, पानी के साथ वो तैर रहा है। जब पत्थर डूब जाए यानी कि बर्फ़ पिघल जाए, तो बताइए वाटर का लेवल क्या होगा? शायद मैंने पहले वाले में ये आपको बोल दिया कि ये कंडीशन है फ्लोटिंग टू सिंक की, जिसमें हमने ये देखा था लेवल डिक्रीज होता है, इंक्रीज नहीं होता। लेवल इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है, यही हमारा सवाल है। ठीक है, तो इसको करने का क्या तरीका मैंने निकाला। सबसे पहली बात तो यही है कि पहले सिचुएशन में ये ऐसे होल्ड में है, मतलब कि बाइंड फोर्स लगेगा, तो बाइंड फोर्स इन दोनों के वेट फोर्स के बराबर होगा। m1 जहाँ पे मैंने मास ऑफ आइस लिया है एंड m2 इज द मास ऑफ द स्टोन, रो डब्ल्यू वी आई एंड जी। तो g से g कैलकुलेट कैंसिल आउट कर दो, तो आपका vi आया m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई रो डब्ल्यू। एरो को मत देखो। अब हुआ क्या? अब ये हुआ कि m1 मास, देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना तो हम सीधा खेल वॉल्यूम के साथ खेलते हैं, क्योंकि जब आप वॉल्यूम के साथ गेम खेलने लगोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि लेवल क्या होगा। अब सोचिए vi क्या है इस इक्वेशन में? vi है क्या? इमर्स्ड वॉल्यूम ऑफ द आइस इन द लिक्विड, इमर्स्ड वॉल्यूम ऑफ द आइस इन द लिक्विड। ये पहले की सिचुएशन जब फ्लोट कर रहे थे तब। अब हुआ ये कि m1 मास ऑफ बर्फ
कन्वर्टेड इनटू द वाटर, तो वॉल्यूम क्या हुआ? अगर m1 मास कन्वर्ट होता है पानी में, तो अब उसकी वजह से वॉल्यूम क्या आया? तो उसकी वजह से वॉल्यूम आया v1 इज इक्वल टू m1 बाई रो डब्ल्यू। और इसी समय पे पत्थर भी पानी में आ गया, तो उस पत्थर का वॉल्यूम क्या हुआ? क्या उस पत्थर का वॉल्यूम उस डिस्प्लेस्ड वाटर के वॉल्यूम के बराबर होगा? यस। यानी पत्थर का वॉल्यूम निकालेंगे तो m2 इज द मास एंड द रो s इज द डेंसिटी ऑफ द स्टोन, v1 इज द वॉल्यूम ऑफ द m1 मास जो कि कन्वर्ट होने के बाद आया आइस, m1 बाई रो डब्ल्यू। इसलिए यहाँ पे अच्छे से मैंने लिखा भी है, मास ऑफ द आइस मेल्ट्स इनटू द वाटर, मास ऑफ द स्टोन कंप्लीटली सबमर्ज्ड इनटू द वाटर। अब देखो मैंने दोनों को प्लस किया। प्लस क्यों कर रहा हूँ? प्लस क्यों किया मैंने? क्योंकि हमें वॉल्यूम देखना है। पहले वॉल्यूम क्या था जब फ्लोट हो रहा था तब, अब जब पानी में बन गया बर्फ और पानी के अंदर आ गया पत्थर, तो अब वॉल्यूम क्या है? तो अब दोनों का जो वॉल्यूम है वो m1 बाई रो डब्ल्यू प्लस m2 बाई रो एस है। मैंने इससे पहले समझाया, जहाँ पर रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, बच्चा बहुत बढ़िया सा समझा रहा था, फिर से समझा रहा हूँ, बिल्कुल घबराइए मत। आप एक काम करो, इसको और खाली इसे देखते भी समझ में आ जाता है, बट आप डेटा लेकर के करोगे ना तो आपको और क्लैरिफिकेशन आएगा। पत्थर का कुछ डेंसिटी मानना, बर्फ से ज़्यादा मानना, m1 और m2 मास ले लेना, कुछ भी आप हिसाब से यहाँ कैलकुलेट करके v1 प्लस v2 निकालना। आप देखोगे कि मुझे भी पता चल रहा है और आपको भी पता चल रहा है डेंसिटी ऑफ स्टोन ज़्यादा है, इसलिए v1 प्लस v2 कम होगा। कंपेरिजन टू स्टोन डेंसिटी ऑफ वाटर कम है, इसलिए vi ज़्यादा होगा। सोचो अगर vi ज़्यादा है, इनिशियल वॉल्यूम ज़्यादा है, और जब बर्फ़ पानी बना और जब पत्थर पानी में डूबा तब वॉल्यूम कम हो गया, इसलिए लेवल क्या हुआ? पहले ज़्यादा था, अब क्या है? कम है, इसलिए लेवल डिक्रीजेस। लेवल क्या होगा बच्चा लोग? डिक्रीजेस। लेवल क्या होगा बच्चा पार्टी? डिक्रीजेस। यस, फ्लोटिंग टू सिंक कंडीशन 100% इट्स डिक्रीजेस। चलिए इसको भी नोट करिए, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चा लोग, ये हो गया। अब आइए वो जो कंडीशन नंबर 3 थी, मैं आपको वो एक्सप्लेन करता हूँ, जहाँ पे डेंसिटी में परिवर्तन आता ही। किससे परिवर्तन आता ही बच्चों? डेंसिटी में। मान लीजिए कि पहले लिक्विड की डेंसिटी ρ1 थी, ठीक। क्वेश्चन पूरा पढ़ देता हूँ। अ सॉलिड इज फ्लोटिंग इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी ρ1, उसके बाद वो मेल्ट हो जाता है और डेंसिटी ρ2 हो जाती है लिक्विड की, ठीक है। यहाँ पर भी यही है, अ सॉलिड फ्लोट्स इन अ लिक्विड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, कैरी आउट एन एनालिसिस टू सी वेदर द लेवल ऑफ लिक्विड इन द कंटेनर विल राइज और फॉल व्हेन द सॉलिड मेल्ट्स। देखो ये कोई ऑब्जेक्ट है, मटेरियल है, जिसकी डेंसिटी ρ1 है। नहीं, उसकी डेंसिटी हटा दो, इसकी डेंसिटी हटा दो। ये है जो लिक्विड की डेंसिटी, वो ρ1 है, ठीक है। अब हुआ ये बच्चा कि ये मेल्ट हो गया, ये पूरी तरह से क्या हो गया? मेल्ट हो गया। ऐसा समझिए, मेल्ट हो गया। जब मेल्ट हो जाएगा तब यही वाली जो डेंसिटी है आफ्टर मेल्ट, ये ρ2 हो गया। हमें ये बताना है कि बताइए लेवल कब बढ़ेगा, लेवल कब घटेगा। तो हम लेवल घटना बढ़ना वॉल्यूम पर से सोच पाते हैं। जाहिर सी बात है, इस सिचुएशन में क्या हो रहा है? इस सिचुएशन में जो बायएंड फोर्स है mg के बराबर है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, टडंग टडंग, इसकी मास चलिए मान लीजिए कि m है, सो वी कैन राइट mg इज इक्वल टू डेंसिटी, है ना, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड ρ1 एंड देन वॉल्यूम, इमर्स वॉल्यूम इनटू g। तो g से g कट जाएगा, तो जो इमर्स वॉल्यूम आया वो आया m बाई ρ1। और जो सेकेंड सिचुएशन में है उसमें है इमर्स वॉल्यूम m बाई ρ2। प्लीज कॉन्सेंट्रेट, इट्स वेरी इजी टू डिटरमाइन, प्लीज कॉन्सेंट्रेट। अगर मैं ऐसा कहूँ कि ρ1 ज़्यादा है और ρ2 कम है, पहले तो ये कंफ्यूज मत होना कि ρ1 और ρ2 है क्या। अगर पहले मैंने ऐसा बोला होगा कि डेंसिटी ऑफ मटेरियल ρ1 था, मैंने यहाँ पर एक कंडीशन 3 लिखा था, जिसे मैंने ऐसा बोला होगा, शायद तक ऐसा बोला होगा बच्चा, तो भाई मिस्टेक बोला होगा, प्लीज़ उसे करेक्ट कर लेना कि ρ1 क्या है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड है और एक सॉलिड उस पर फ्लोट कर रहा है, फिर वो सॉलिड मेल्ट हो गया
और अब डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो 2 है। प्लीज़ अगर मैंने वहाँ पे डेंसिटी ऑफ सॉलिड बोला होगा तो वो गलत है, प्लीज़ उसे करेक्ट कर लेना, फ्लो में वो थोड़ा सा निकला होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तो रो 1 अभी क्या है, डेंसिटी ऑफ, इसने डायग्राम बना दिया, समझ पड़े आपको, ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, ये फ्लोट हो रहा है, जब ये मेल्ट हो गया तब डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो 2 हो गई। बताना है कि लेवल कब घटा कब बढ़ा। सिचुएशन ऐसी है कि रो 1 ज़्यादा है और रो 2 कम है, मतलब मेल्ट होने के बाद ऐसी सिचुएशन आ गई कि रो 2 क्या है, कम है, और रो 1 क्या है, ज़्यादा है। सिंपल सी बात, क्या रो 1 कम होने की वजह से VI लेस होगा, और ये पहले मैं इसको इनिशियल बोल देता हूँ और इसको फाइनल बोल देता हूँ, ठीक है। तो VI इनिशियल लेस देन VI इमर्स्ड वॉल्यूम ऑफ फाइनल वॉल्यूम, फाइनल वैल्यू। तो देख फाइनल वॉल्यूम बढ़ गया, फाइनल वॉल्यूम बढ़ गया, इसका मतलब लेवल बढ़ेगा। समझ पड़ी ला बच्चा लोग, अगर फील करेगा तो तुझे मजा आ जाएगा, नहीं फील किया तो लगेगा कि क्या चल रहा है ये सब। लेवल क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। दूसरी बात, यही सिचुएशन में ऐसा सोचो कि अगर ये कम है और ये ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है ये कम होगा और ये ज़्यादा होगा, यानी अब क्या हुआ, इमर्स्ड वॉल्यूम फाइनल की वैल्यू, सॉरी, अरे ये कम है तो ये ज़्यादा होगा, हाँ ये कम है तो ये ज़्यादा होगा, और अगर ये ज़्यादा है तो ये कम होगा। यस बच्चा, अरे टेंशन मत लेना यार, इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं ना, एक एक घंटे तक की आपकी क्लास की शूट चल रही है बच्चा, आपको मिल रहा है 1 घंटे का क्लास, बट इसको एडिट करना, फिर इसके बाद इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐड करना, फिर उसके बाद इसके अंदर थंबनेल डालना, सब कुछ डालना, बहुत वक्त लगता है बच्चा। इसलिए इस सब में चीज़ों में तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो बिल्कुल भी घबराइए मत, बाबा आपको बिल्कुल पढ़ाएंगे शांति से। ये बढ़ा तो ये घटा, तो फाइनल वॉल्यूम की वैल्यू घट गई है और इनिशियल वाले की वैल्यू इमर्स्ड की बढ़ गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्टार्टिंग का वॉल्यूम ज़्यादा है, लास्ट का वॉल्यूम कम है, तो आपका लेवल घटा कि बढ़ा, तो इसमें लेवल होगा बच्चा लोग घट जाएगा, इसमें लेवल क्या होगा बच्चा, घट जाएगा। और अगर सिचुएशन ऐसी आ गई, ये कब पॉसिबल है, जब ये डेंसिटी और ये डेंसिटी इक्वल हो। जब ये डेंसिटी और ये डेंसिटी इक्वल होगी तो लेवल क्या होगा बच्चा, अनचेंज्ड होगा। कसम उड़ान झल्ले की, मैंने इतनी शिद्दत के साथ आपको कराया है ना PhD, जो बच्चा अगर बहुत ध्यान से सुना है ना मेरे लेक्चर्स को, इनको, तो वो कभी भी लेवल प्रॉब्लम के अंदर फंसेगा नहीं, ये गारंटी के साथ बोलता हूँ। बेझिझक रहिए आप, बिल्कुल भी नहीं फंसेंगे, बशर्ते अगर आपने इसको शिद्दत से करा है तो। चलिए इसको भी कर लीजिए, आप उतार लीजिए। एक और चीज़ हम आपको सिखा देते हैं यहाँ पे, टेंग 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 टेंग, प्लीज़ नोट डाउन। चलिए बच्चों, फिजिक्स की एक और ख़ास बात बता दी है बच्चों आपको। खास बात ये है कि जब आपकी मम्मी सोना लेने जाती है, कहाँ, सोनार के पास ऑर्नामेंट खरीदने जाती है, तो वो जो लोग करते हैं ना, वो लोग कुछ चोरी करते हैं। देखिए यहाँ भी फिजिक्स है, जब गोल्ड बनाया जाता है ना तो उसमें प्योर गोल्ड नहीं होता, कुछ और भी मटेरियल्स होते हैं। हम फिजिक्स की सहायता से ये जान पाएंगे कि इस गोल्ड जो कि दुकानदार बोल रहा है, असलियत में उसमें गोल्ड कितना प्रतिशत है और कितना प्रतिशत दूसरा ऑर्नामेंट मिलाया है। जैसे वो बोले कि 10 ग्राम जो है सोना है, या 50 ग्राम का सोना आप बोल रहे हो असलियत में, बट असलियत में वो 50 ग्राम का नहीं होगा। उसको चेक करने के लिए आप क्या करें, मैं आपको बताता हूँ। देखिए उस गोल्ड को पहले आप मेज़रमेंट कर लो विंग मशीन से, वो कुछ आपको अलग ही देगा, वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा। जैसे ही आप उसको पानी में डालोगे, पानी में डाल देना उसी गोल्ड को, और फिर उसके बाद उसको मेज़रमेंट करना, कसम उड़ान झल्ले की, वो कुछ कम हो जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। क्या बोला मैंने कि पहले उस ऑर्नामेंट को विंग मशीन से काउंट करिए, मेज़रमेंट करिए, वो कुछ और आएगा। सपोज़ 50-60 ग्राम आया, पानी में डाल के फिर उसी विंग मशीन से आप से वो जो होता है ना, वो स्प्रिंग वाला कुछ होता है यार मेज़रमेंट करने के लिए, उससे मापिए, वो हल्का होगा। हल्का होने के पीछे का लॉजिक क्या है, यस, द बायंड फोर्स। तो इस बायंड फोर्स के कॉन्सेप्ट से आप ये जान पाएंगे कि उस गोल्ड के अंदर कितना अमाउंट जो है अलग मटेरियल का है, जो कि गोल्ड नहीं है। एक अच्छा सा कैलकुलेशन लेते हैं, जेई का एक प्रॉब्लम है, सुनिएगा ध्यान से। एन ऑर्नामेंट वेइंग 50 ग्राम इन द एयर
वेट्स ओनली 46 ग्राम इन वाटर, यानी कि अगर ये गोल्ड 50 ग्राम हवा में देता है अपना वजन और पानी में 46 ग्राम देता है, यही गोल्ड आपको पानी में 46 ग्राम देता है, सॉरी हवा में, मतलब हवा में और फिर ये वाटर में। ऐसा कहता है, एज्यूमिंग दैट सम कॉपर इज मिक्सड विथ गोल्ड टू प्रिपेयर द ऑर्नामेंट, इस सोने को बनाने के लिए इसके अंदर कुछ कॉपर का भी मटेरियल इंक्लूड करा गया है, इसमें कॉपर भी इंक्लूड है, ठीक है। अब आपसे ये कहता है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ कॉपर इन इट, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ गोल्ड इज 20 एंड दैट ऑफ कॉपर इज 10। वेरी गुड। स्पेसिफिक ग्रेविटी इनका 20 दिया है और कॉपर का 10 दिया है, स्पेसिफिक ग्रेविटी Sg एंड Sg। तो बताइए कि इसकी मात्रा कितनी है, मास कितना है, क्वेश्चन मार्क, इसका मास m1, ठीक है। करते हैं, कोई बुराई वाली बात नहीं है। पहले ये समझो यार, फिर तो मैं कैलकुलेशन तुम्हें बताऊंगा, 2 मिनट में आप कर लोगे। हवा में 50 ग्राम, पानी में 40 ग्राम, डिफरेंस कितने का आया, 4 ग्राम का। ये जो डिफरेंस आया ना, किसमें, वेट फोर्स में, किसमें बच्चा लोग, वेट फोर्स में, और वो कितना आ रहा है, 4 का आ रहा है, 4g का आ रहा है। तो ये जो 4 ग्राम का जो डिफरेंस आया, क्या यही डिफरेंस बाइंड फोर्स के बराबर होना चाहिए? हाँ, लॉजिक है। हवा में 50, पानी में 46, तो ये जो डिफरेंस आया वो डिफरेंस किसकी वजह से आया, बाइंड फोर्स की वजह से आ गया ना। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या। m1 माइनस m2g इज इक्वल टू बाइंड फोर्स, दैट इज द डेंसिटी ऑफ द वाटर एंड देन इमर्स्ड वॉल्यूम। अब वॉल्यूम किसका, जो कि पानी के अंदर है, पानी में गोल्ड है, गोल्ड के साथ कॉपर भी है, तो गोल्ड का वॉल्यूम आप क्या लिखेंगे, गोल्ड का वॉल्यूम आप लिखेंगे, गोल्ड का वॉल्यूम आप लिखेंगे डेंसिटी, मास अपॉन में डेंसिटी, यस, m1 अपॉन में डेंसिटी ऑफ द गोल्ड प्लस m2 अपॉन डेंसिटी ऑफ द कॉपर, ठीक है। यार एक बार मैं फिर कैमरा चेक कर लूँ, पता चला पढ़ा रहा हूँ और ये बंद हो गया पूरा। सही है, सही है, सही है, सही है, सही है, सही है, सही जा रहा हूँ, सही जा रहा हूँ, सही जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया, ये हो गया, हो गया। अब प्रॉब्लम ये है कि अपने पास डेंसिटी ऑफ गोल्ड नहीं है, इसको 20 से 1000 से मल्टीप्लाई कर दो यार। पता चला ऐसा क्यों? अरे क्योंकि बताया था ना, रिलेटिव डेंसिटी होता है, रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाई पानी, तो पानी का 1000 होता है और इसको भी मल्टीप्लाई कर दो 10 इंटू 10 टू द पावर 3, ठीक है। अब हम ऐसा मान लेते हैं बच्चा लोग, ऐसा मान लेते हैं बच्चा पार्टी, कि जो अमाउंट ऑफ कौन, अमाउंट ऑफ कॉपर है उसको कुछ मानना पड़ेगा। यस, सो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि वॉल्यूम ऑफ कॉपर, सॉरी मास ऑफ द कॉपर कुछ मान लीजिए। मान लीजिए कि जो कॉपर का मास है वो m है, कॉपर का मास है वो m है, तो गोल्ड का मास कितना होगा, 50 माइनस m। क्यों ऐसा? क्योंकि दोनों का मिला करके हवा में 50 ग्राम आ रहा है। तो अगर मैंने माना कि कॉपर का m है और टोटल 50 है, तो गोल्ड का बचा कितना, 50 माइनस m। और साथ में ये क्या चल रहा था, ये वॉल्यूम चल रहा था ना, इंटू जी, जी ने जी को मार दिया। और ये किसके बराबर है, डिफरेंस 4 ग्राम के बराबर था, इज इक्वल टू रो डब्लू 50 माइनस m 20 टाइम्स 10 टू द पावर 3 प्लस m 10 इंटू 10 टू द पावर 3। अभी काम आपका है, m निकाल लीजिए, आपका फाइनल आंसर। तो बच्चा इस तरह से तुम इन सब के सॉल्यूशन से भी, किससे, हमारे बायोंड फोर्स की इक्वेशन से भी डेली लाइफ के एग्जांपल में इसको कनेक्ट कर सकते हो। एंड उम्मीद करता हूँ कि ये जो एग्जांपल है आप कभी जीवन में नहीं भूलेंगे। जब भी आप ऑर्नामेंट खरीदने माता श्री के लिए, भगवान करे बहुत पैसे कमाएं, अपनी खरीद लीजिए उनके लिए भी जब करना लगना तो।
सो आई होप कि आपको ये जो सारी बातें मैंने एक्सप्लेन की है आज के क्लास में वो सब कुछ समझ में आएगा। बहुत सारे अलग अलग वैरायटीज़ के मैंने आपको क्वेश्चन लिए, खास करके इस पर ज़्यादा अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करना, लेवल वाले कंडीशन की कब फ्लोटिंग टू फ्लोटिंग कंडीशन है, कब फ्लोटिंग टू सिंक कंडीशन है, और अगर फ्लोटिंग टू सिंक कंडीशन भी है तो नाव वाला सिचुएशन है या बर्फ़ वाला सिचुएशन है। फिर एक ऐसा भी सिचुएशन आता है जहाँ पे डेंसिटी ऑफ द लिक्विड पिघलने के बाद कुछ चेंज हो जाती है, तो वहाँ पर क्या होगा, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से रिकॉल करती रहनी है। एंड ट्रस्ट में बच्चा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था आज का, इसे अच्छे से देखना, अपनी नोटबुक में भी उतारना, नोटबुक भी बहुत बेहतरीन तरीके से बनाना। कुछ और सेशन लूँगा जहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगा कि नोटबुक कैसे फ्लूइड मैकेनिक्स की बनानी है। सो आई होप कि आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आई होगी बच्चा। उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे टॉपिक यहाँ पर जो है वो क्लियर हो चुके हैं, कोई डाउट आपके मन में नहीं है। अगर डाउट है भी तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर सा एक एप्लीकेशन है जहाँ पर आसानी से अपने डाउट को जो है सॉल्व कर सकते हैं। सो मिलेंगे हम हम नेक्स्ट क्लास में। टिल देन डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन, बट डोंट फॉरगेट योर मॉम। टेक केयर बच्चा लोग, बाय बाय। एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन भी बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट मिलते रहें। सो खुश रहें, मुस्कुराते रहें, मुस्कुराहट के साथ फिजिक्स पढ़ते रहें। वीडियो पसंद आए तो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करेगा बच्चा लोग। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया फॉर वॉचिंग ऑल द वीडियोस। थैंक यू।